हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 11 पूरा किया था, उसको पढ़ा था, हमने अच्छी तरह से समझा था। आज हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान करना है, ठीक है। पहला है रंध्र। तो रंध्र किससे मिलेगा? आपका जल का अवशोषण करता है, वाष्प उत्सर्जन करता है, भोजन का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। तो रंध्र करता है आपका वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। दूसरा बता जाइलम। जाइलम क्या करता है? भोजन और जल का परिवहन करता है, ठीक है। तो जाइलम क्या हुआ आपका? भोजन और जल का परिवहन, ये दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। मूल रोम। अब मूल रोम क्या करता है? मूल रोम जो है जल का अवशोषण करते हैं। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, यानी संश्लेषण जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नहीं, ये वाला गलत हो गया बच्चों। जो आपका जाइलम है, जाइलम जाएगा आपका जल के परिवहन में। दोबारा बताता हूँ आपको, देखिए। रंध्र जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन में, ठीक है। जाइलम जाएगा आपके जल के परिवहन में, और मूल रोम जाएंगे आपके जल के अवशोषण में, और फ्लोएम जाएगा आपका भोजन के परिवहन में। तो इस प्रकार जो है ये आपका कार्य करते हैं आपके, ये इस प्रकार जो है कॉलम ए से बी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है हृदय में रक्त का, तो दूसरा प्रश्न है इसका पहला है, हृदय में रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन डैश डैश द्वारा होता है। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन शिराओं द्वारा होता है, ठीक है। नंबर 2, हीमोग्लोबिन डैश डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका लाल रक्त कोशिकाओं में या आरबीसीज में, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में। ग, धमनियों और शिराएं डैश डैश के जाल से जुड़ी होती है। केशिकाओं के, कोशिकाओं नहीं लिखना आपने, केशिकाओं के जाल से जुड़ी हुई होती है। चलिए इसके घ की तरफ हो गया, अब घ चलते हैं। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है? स्पंदन। क्या कहलाता है? स्पंदन या धड़कन कहलाता है, ठीक है। च, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है? मानव शरीर से प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या होते हैं? जो हमारे शरीर से मुख्य उत्सर्जित उत्पाद निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मूत्र और पसीना, ठीक है। अब उसके बाद है पसीने में जल और डैश होता है। पसीने में क्या होता है? जल और लवण। क्या होते हैं? पसीने में जल और लवण। उसके बाद आता है ज, वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं, ठीक है, पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं। ज, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण का सहायता करता है। तो जो चूषण अभिकर्षण बल होता है पौधों में, वो कौन करता है? वो करते हैं मूल रोम, मूल रोम या रोम, ठीक है। वहां से यह जल जो होता है अभिकर्षण बल के द्वारा वृक्षों की अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सही विकल्प चुनना है। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है कि सही विकल्प को चुनिए। क, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों द्वारा या मूल रोमों द्वारा। तो पादपों में जल का परिवहन होता है, परिवहन पूछा है, ये होगा आपका जाइलम द्वारा। ख, ख क्या है? देखिए, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, उन्हें मंद प्रकाश में रखकर, उन्हें पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली से ढककर। अब प्रश्न को समझिए। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, जल के अवशोषण की दर को, तो उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। हम क्या करेंगे कि इनमें से किसके नीचे रखकर जो है मूलों को अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है? उन्हें, इसका आंसर होगा आपका, उन्हें मंद प्रकाश में रखकर उसका अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पादपों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? अब पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है समझाना। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, तो आपको मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते समय बताया था कि
पादपों अथवा जंतुओं में, पहले पौधों की बात करें तो पौधों में पदार्थों का परिवहन क्यों आ सके, क्योंकि पदार्थों के परिवहन में मूलों द्वारा जल और खनिज पदार्थ जमीन के द्वारा जमीन से अवशोषित किए जाते हैं जड़ों द्वारा, और जड़ों के अवशोषण से ही पौधों की पत्तियों तक पहुंचते हैं विभिन्न भागों तक, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन है, भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। उसके बाद जो व्यर्थ पदार्थ बच जाते हैं वो भी बाहर निकालने के लिए पदार्थों का परिवहन बहुत आवश्यक है। उसके बाद दूसरा है जंतुओं में, तो जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। देखिए जंतुओं में हम मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य भी जैसे हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, परिवहन होता है पदार्थों का, वो होता है हमारे शिराओं और धमनी द्वारा, हृदय से। तो हमारा हृदय जो है, खून जो है हमारा हृदय द्वारा पंप किया जाता है। अच्छा खून जो होता है जिसमें आपका ब्लड होता है, साफ होता है, ऑक्सीजन, तो वो शिराओं द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। फिर सभी भागों में पहुंचता है तो सभी भागों में ऊतकों में पहुंचता है, ऊतकों के बाद वह कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में फिर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा क्रियाएं होती हैं, जैसे आपका विघटन, और ये क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊर्जा हमें मिलती है पदार्थों की एनर्जी के द्वारा, जिसके लिए पदार्थों का परिवहन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार पादपों और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता होती है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। अब पट्टिकाणु मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था रक्त में एक तो लाल रक्त कोशिका होती है, आरबीसीज, एक डब्ल्यूबीसीज होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस या सफेद रक्त कोशिका है, तीसरे होते हैं पट्टिकाणु। तो पट्टिकाणु क्या करते हैं, जब आपके शरीर में कोई चोट लगती है, कट लग जाता है तो खून निकलता है, तो पट्टिकाणु थोड़ी देर के बाद उस खून को वहाँ थक्का जमा देते हैं और उसको बांध देते हैं, यानी बाहर बहने से रोक देते हैं। तो क्या होगा, यदि हमारे शरीर के रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो एक बार चोट लग जाए तो हमारा खून जो है बहता ही रहेगा और हमारी मृत्यु हो सकती है, खून वहाँ जमेगा नहीं। समझ गए, ये है पट्टिकाणु का कार्य। अगला प्रश्न, रंध्र क्या है। रंध्रों के दो कार्य होते हैं। रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों के निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के कार्य, नंबर 1, यह गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। नंबर 2, यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने में सहायता करते हैं और वाष्पो उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो ये हो गया रंध्रों के कार्य। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, वाष्पो उत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। क्या वाष्पो उत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है, ये बताना है। तो बिल्कुल करता है। हमने इस चैप्टर के जो अंतिम वीडियो था मैंने उसको बताया था आपको वाष्पो उत्सर्जन। तो वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। लेकिन वाष्पो उत्सर्जन का फायदा क्या होता है, देखिए पौधों में भी जब एक्स्ट्रा मात्रा में पानी चला जाता है जड़ों के माध्यम के द्वारा, तो वो पानी ज़्यादा उनके लिए अच्छा नहीं होता, तो अधिक पानी को वो क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यानी वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं ताकि अधिक पानी उनके शरीर से बाहर चला जाए। इस प्रकार वाष्पो उत्सर्जन भी पादपों में अधिक लाभ देता है और उपयोगी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो मैंने पहले ही आपको ऊपर जो तीसरा प्रश्न है उसमें बता दिया था रक्त के घटक क्या होते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में बताया था मैंने, तो दोबारा बताता हूँ। रक्त के घटक है, नंबर 1 आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाएं या इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नंबर 2 डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तीसरा पट्टिकाणु, यानी ये जो है प्लेटलेट्स बोलते हैं इनको, पट्टिकाणु को। चौथा प्लाज्मा, जिसमें ये तीनों हमारी डूबे होते हैं, हमारे खून में लिक्विड पदार्थ होता है जिसके अंदर ये तीनों कोशिकाएं जो है तैरती रहती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये 4 घटक हो गए आपके खून के। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब देखिए ये भी बड़ा जरूरी है। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि रक्त ही एक मात्र तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो अगर हमारे शरीर में किसी अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वह अंग निर्जीव हो जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हमारे शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 10, अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, रक्त लाल, हमारा खून लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, लेकिन है एक शब्द वाला, तो आपको पता होना चाहिए। हमारा शरीर रंग
खून का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है? खून का रंग लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर लाल रंग का एक वर्णक जिसे बोलते हैं हम रेड पिगमेंट होती है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में लाल रंग का वर्णक या रेड पिगमेंट होती है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे खून का रंग लाल होता है या दिखाई देता है। ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हृदय के कार्य बताइए। तो इसके हम कार्य बताएंगे। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने पूरा बताया था आपको। देखिए नंबर 1, यह लगातार जीवन भर थके बिना पंप की तरह कार्य करता रहता है और खून को सबके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता रहता है और जो गंदा खून है उसको वापस लाकर फेफड़ों में साफ करने के लिए भेजता रहता है। तो ये कार्य तो ये हो गया। नंबर 2, हृदय जो है बिना रुके जो है हमारे हृदय गति को बनाए रखता है, जो हमारी धड़कन होती है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये हृदय के कार्य है और हृदय ही हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में सहायता करता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में जो क्या होगा, ब्लड जो है या खून जो है प्योरीफाई बोले तो शुद्ध नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है खून के साथ मिल जाएगी और वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो ये हो गए इसके कार्य। अब प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? शरीर द्वारा, देखिए अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उनको बाहर निकालना क्यों आवश्यक है? अगर देखिए हमारे शरीर में जो वेस्ट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में ही जमा होते रहे, इकट्ठे होते रहे, वो बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमारी किडनी है, हमारा गुर्दा है, हमारा वृक्क है, ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो हम अपशिष्ट पदार्थ, जो भोजन द्वारा बचे हुए पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वह खून के माध्यम से हमारे किडनी में पहुँचते हैं। तो किडनी क्या करती है, हमारा गुर्दा क्या करता है? उन पदार्थों को फिल्टर करता है और जो उसमें से हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है पेशाब के जरिए, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो दोबारा खून में अवशोषित हो जाते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, हम भोजन खाते हैं उसमें से भी जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनको भी बड़ी आंत के अंत में हमारा एक रेक्टम होता है, मूल द्वार होता है, उसमें इकट्ठा होकर वो मूल द्वार से बाहर निकल जाता है, मल द्वार से। तो हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो शरीर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना इसलिए आवश्यक हो ताकि उनके विषैले प्रभावों से शरीर को बचाया जा सके और वो शरीर को हानि ना पहुंचाए। तो ये भी हो गया। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 प्रश्न देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या देना है? आपने सबसे पहला मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है, जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो एक बार फिर यहाँ बनाता हूँ आपको। देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका एक मानव उत्सर्जन तंत्र का आश्रित होता है। मैंने आपको बताया था किडनी से 2 किडनियाँ मान लीजिए, ये आपकी किडनियाँ हैं। किडनियों का आकार होता है राजमा के दाने की तरह, बीन शेप्ड। ये किडनियाँ हैं। यहाँ से आपकी 2 मैंने कहा था क्या होती है, वृक्क नलिकाएं होती हैं जो कि जुड़ती है हमारे किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे हमारा इसको बोलते हैं मूत्राशय। तो ये वृक्क हैं हमारे, किडनीज हैं, ये हमारी वृक्क नलिकाएं हैं या मूत्रवाहिनी जिसे बोलते हैं, और ये हमारा मूत्राशय है। फिर मूत्राशय से हमारा आगे जो है एक मूत्र मार्ग होता है जहाँ से मूत्र को बाहर निकाल देती है, ये मूत्र मार्ग हो गया। तो इस प्रकार जो है आपका उत्सर्जन तंत्र होगा, ये आपने बनाना है। और साथ में इसके विभिन्न भागों के नाम, तो नाम मैंने बता ही दिए। किडनी नंबर 1 आपका वृक्क या आपका वृक्क यानी आपका गुर्दा, और आपकी ये मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये मूत्राशय और ये आपका मूत्र मार्ग। ये 4 पार्ट अपने बनाने हैं इसके। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी खत्म होते हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं पता ना चले आप इस वीडियो को बच्चों पॉज करके दोबारा सुने और रुक के सुने ताकि अच्छे से आप ये प्रश्नों को उत्तर को समझ सकें। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।